Good morning, friends. वेलकम टू माय श्री सुपर गार्डन चैनल में आने के लिए। आज बहुत ही अच्छा सुहावना दिन है और ये जो मेरा टेरेस है, मैं इसका आसपास का जो जगह है वो मैं दिखाता हूँ। ये मैं कद्दू पम्पकिन मैंने लगाया है, जो मैंने इसका वीडियो भी बनाकर आपको दिखाया है। ये 1 महीना पहले मैंने लगाया था, 1 सवा महीना पहले। और ये है मेरा, चूँकि आज मेरा वीडियो है गुलदाउदी के ऊपर में। इसको क्रिसैंथेमम भी कहते हैं और ये जापान का नेशनल फूल है। तो इसके बारे में, पहले इस प्लांट के बारे में मैं बताऊंगा। जो लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तब आपको ज़्यादा इसका आइडिया होगा। किसी भी प्लांट का जो ग्रोइंग स्टेज होता है, तो ग्रोइंग स्टेज में उसका 3 फेज़ में इसको हम लोग बांटते हैं। एक तो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसमें पौधा बढ़ता है, पत्ते आते हैं, तो ये ग्रोइंग स्टेज होता है। दूसरा होता है जब बड में आने लगता है पौधा, तो वो कहते हैं बडिंग स्टेज। और फिर उसके बाद में तीसरा जो स्टेज होता है वो है फ्लावरिंग स्टेज। तो ग्रोइंग स्टेज में हम लोग को काम क्या करना है, बडिंग स्टेज में क्या काम करना है और फ्लावरिंग स्टेज में क्या काम करना है। तो पहला जो पॉइंट है ग्रोइंग स्टेज। ग्रोइंग स्टेज में क्या होता है कि पौधा जो ग्रो होता है, तो उसे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो इसके वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, पत्तों को हरा करता है। आपका पौधा जो है गुलदाउदी का, ये देखिए कितना हरा है, ये देखिए कितना हरा है, लीव्स भी हरा है, कोई इंसेक्ट्स का इसमें प्रकोप नहीं है। तो ग्रोइंग स्टेज में हमने क्या किया है कि कौन सा खाद, कौन सा मिट्टी में जो हमने जो खाद डाल रखा है ग्रोइंग स्टेज में, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ ये जो पौधा है ये जायंट वैरायटी है गुलदाउदी का, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तो मिट्टी जो है हमने डाल रखा है, वही मिट्टी जो अच्छा जो मिट्टी होता है, उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाल रखा है और गोबर का खाद, गोबर का जो एकदम फुली डिकम्पोज गोबर का खाद, फुली डिकम्पोज गोबर का खाद। यदि आप पौधा में गोबर के खाद के बारे में, पहले क्यों मैं इसको अप्लाई करता हूँ गोबर का खाद, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि गोबर का खाद जो है वो स्लो रिलीजिंग खाद होता है और पौधा के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो नुकसान नहीं पहुंचाता है अगर आप, और उसमें नाइट्रोजन का मात्रा रहता है बहुत, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। अभी हम वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं। तो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है और इसमें ढेर सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अलग से मैंने अभी ना तो इसमें कोई डीएपी डाला है। डीएपी इज़ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन।
डीएपी भी बहुत ही सुरक्षित खाद है, वो भी स्लो रिलीजिंग है। उसको ग्रैन्यूल्स को डाल के, मगर अभी तक मैंने ग्रैन्यूल्स को डाल करके पानी पटाने से ऊपर ही मैं 2-3 दाने डाल देता हूँ और उठाता हूँ। मगर अभी मेरा जब गोबर के खाद से ही वेजिटेटिव ग्रोथ इतना अच्छा चल रहा है, तो मैंने अभी डीएपी नहीं डाला है। मैं डालूँगा कुछ दिन बाद, क्योंकि ये अभी वेजिटेटिव ग्रोथ का फेज़ है। इसमें जितना पौधा आपका बुशी होगा उतना ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। दूसरा जो वेजिटेटिव ग्रोथ में जो बुशी ग्रोथ बनाने का जो टेक्निक है वो है इसके टिप्स को पिंचिंग करना या तोड़ देना। जैसे ये देखिए, ये एक पौधा है, ये देख रहे हैं, और इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ के ये देखिए यहाँ भी तोड़ दिया, ये देखिए यहाँ भी हमने तोड़ दिया। ये देखिए मैंने पहले यहाँ से तोड़ा था, यहाँ से 2 शूट्स निकल रहे हैं। इससे क्या होता है कि पौधा जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, हाइट इसका रिस्ट्रिक्टेड रहता है और प्लांट बुशी होता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में हम लोगों को पौधा को क्या दिमाग में ध्यान रखना है कि जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगा तब तक हमको इसका प्लांट का पिंचिंग करते रहना है और प्लांट को बुशी बनाना है। मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ ये 2nd वीक ऑफ नवंबर 2022 में बनाया हूँ, और इस समय मेरा जो गुलदाउदी का जो पौधा है उसका ग्रोथ ये स्टेज है। मैंने इस पौधा को मैंने लगाया था लास्ट वीक ऑफ अगस्त में लगाया था। तो अब हम लोग पॉइंट पर चलते हैं। तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ में हम लोग को ये ख्याल रखना है। इसके मिट्टी में हमने सिर्फ मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद डाल रखा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले यानी 1 सप्ताह पहले गोबर का खाद डाला है। ये देखिए गोबर का खाद, ये देखिए गोबर का खाद है, कुछ नहीं, मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर का खाद है, कुछ नहीं डाला है। ये देखिए कितना बड़ा पत्ता है, देखिए ये कितना बड़ा पत्ता है। कोई केमिकल खाद अभी हमने नहीं डाल रखा है। तो ये वेजिटेटिव फेज का काम हम लोग को इस पर करना है। अब सेकेंड आता है बडिंग स्टेज। तो बडिंग स्टेज कब आना शुरू होता है? क्योंकि अभी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, नवंबर का महीना है, 12-1 बजे जब धूप आता है तो धूप में करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आता है। तो ये जो टेम्परेचर जो आता है, ये जो ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसी में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता है। हम लोग को समय भी ध्यान देना है कि समय कब, ये हम लोग को पिंचिंग कब तक का करना है। बड जो आना शुरू हो जाता है, अभी जैसे 2nd वीक ऑफ नवंबर है 2022, बड जो स्टार्ट आना शुरू हो जाएगा वो है लास्ट वीक ऑफ नवंबर से 1st वीक ऑफ दिसंबर से तक इसका बड आना शुरू होगा। तो बडिंग स्टेज में क्या है कि हम लोगों को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। ध्यान रखेंगे मित्रों, कोई भी केमिकल खाद नहीं डालना है। आप जो है रेड़ी का खल्ली पिसा हुआ ऊपर में सरफेस में डाल देंगे, सरफेस में मैंने ऊपर सरफेस में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और इसका गोड़ाई कर देंगे। या नहीं तो सरसों की खल्ली। होता क्या है कि ये जो खाद, सरसों जो खाद होता है, थोड़ा सा हीट उसमें रहता है, तो जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो इसको हम लोग डाल सकते हैं। तो गोबर का खाद भी डाल सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको बताते हैं। फिर हम लोग सीवीड भी डाल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सीवीड डालें, गोबर का खाद डालें। मैं जो हूँ खल्ली बहुत ज़्यादा ओवर मैन्योरिंग नहीं करना है।
आप यदि सोचेंगे कि हम गोबर का खाद भी डाल दें, सीवीड टोटली ऑर्गेनिक होता है या बायो एंजाइम बहुत ऑर्गेनिक होता है, बहुत अच्छा खाद है वो, और रेड़ी का खल्ली या सरसों का खल्ली भी डाल दें, तो उससे क्या होता है कि पौधा जो होता है वो ओवर मैन्योर्ड हो जाता है। और उससे क्या होता है कि लोग को ये दिमाग में रहता है कि इतना सारा जो यूट्यूब में जो है, कभी कोई दिखाता है सरसों की खल्ली डालने के लिए, रेड़ी की खल्ली डालने के लिए, बोन मील डालने के लिए, जो टोटली ऑर्गेनिक है। मैं जो अपना अनुभव बताता हूँ, 25 साल का अनुभव। अभी मार्केट में सीवीड और बायोजाइम आया है। मैं गोबर का खाद मेरा प्रिय खाद है। मेरा टॉप मोस्ट खाद यदि है तो वो है गोबर का खाद, बिल्कुल फुली डिकम्पोज्ड मैन्योर। और डिकम्पोज्ड मैन्योर जो होता है वो स्लो रिलीज़ करते रहता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते रहता है। उसमें सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पोटाश, फिर कैल्शियम, तो उसमें सारा ये तत्व मौजूद रहता है। उसको वो देते रहता है, स्लो रिलीज़ करते रहता है, और पौधा उसको जिस तरह से रिलीज़ करता है पौधा उसको उसी तरह से एब्जॉर्ब भी करता है। गोबर का जो दूसरा जो खासियत है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाना। फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो प्लांट में जो जिस स्टेज में है, अगर वेजिटेटिव स्टेज में है तो उसमें ज़्यादा बूशी ग्रोथ होगा। अगर बडिंग स्टेज में है तो बड का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। तो बडिंग स्टेज के लिए अब हम अभी देखिए बड के स्टेज में अभी नहीं है, मैं अभी पिंचिंग इसको कर रहा हूँ। बडिंग का स्टेज मैं छोड़ दूंगा, पिंचिंग करना छोड़ दूंगा कब, 15 लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से, मैं लास्ट वीक ऑफ नवंबर से मैं छोड़ दूंगा, और ये इसके पहले भी, और तब उसमें बड आने के लिए मैं इंतज़ार करूंगा। तो उस समय सीवीड बहुत ही सेफ फर्टिलाइज़र है। सीवीड 3-4 दाना ग्रैन्यूल्स में मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं स्प्रे नहीं करता हूँ। मैं स्प्रे सिर्फ नीम ऑयल का इस पर इंसेक्ट्स और फंजीसाइड्स को भगाने के लिए करता हूँ। तो मैं गोबर का थोड़ा खाद मिला दूंगा, फुली डिकम्पोज्ड सीवीड फर्टिलाइज़र या बायोजाइम, उसको मैं मिला दूंगा, और इसके बड को निकलने का मैं इंतज़ार करूंगा। ये तो रहा बडिंग स्टेज। मैंने कोई भी अभी तक आपके सामने मित्रों, अभी वेजिटेटिव ग्रोथ है, इसमें हम डीएपी, अभी डीएपी बहुत ही पॉपुलर खाद चल रहा है। उस डीएपी में क्या होता है, डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो ये जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। तो लोग जो कमर्शियली जो लोग उगाना चाहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर घर पे जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं खादों का, तो मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं गोबर का खाद, सीवीड और ये बायोजाइम। बडिंग के स्टेज में मैं जब पौधा आ जाता है तो मैं इस पर गोबर का खाद मिट्टी में, सीवीड और बायोजाइम डाल देता हूँ और कुछ नहीं करता। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब ये बड स्टेज में आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जब ये बडिंग स्टेज में आएगा तो इसका क्या रूप होगा ये आप देखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गमला जो मैंने ले रखा है, ये देखिए गमला है, ये प्लास्टिक का गमला है। आजकल प्लास्टिक का गमला जो है बहुत ही प्रचलित है। इसलिए प्रचलित है कि ये हल्का भी होता है और
मिट्टी के गमले से सस्ता भी पड़ता है। अगर ये प्लास्टिक का गमला, ये जो मैंने ये जो लाया है ये पॉट प्लास्टिक का, ये मैंने 30 रुपये में ख़रीदा है। और इतना ही बड़ा साइज़ का अगर मिट्टी का गमला लेंगे तो 50, 60, 70 रुपये में आपको मिलेगा। देखिए हमने मिट्टी के गमले में भी बहुत सारा, अब मैं लगाना शुरू कर दिया हूँ मिट्टी का गमला। ये देखिए 2 गुलाब का फूल हमने लगा रखा है। अभी मैंने नया लगा के इसको लगाया है। इस पर भी अपडेट दिखाऊंगा, इसका ग्रोथ पर दिखाऊंगा। मैं इस पर सिर्फ मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और गोबर, देखिए सिर्फ मिट्टी, कंपोस्ट और गोबर, कुछ नहीं डाला हूँ इसमें। अभी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ अभी बढ़ेगा इसमें। दूसरा जो गुलदाउदी के बारे में बताऊंगा कि इसको काफ़ी सनलाइट चाहिए। यदि आप इसको उगाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर सनलाइट 2-3 ही घंटा मिलता है, 4 घंटा मिलता है, तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। और बडिंग स्टेज, जब वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा तब बड भी ज़्यादा नहीं आएंगे और अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको उगाने के लिए जो खाद तो मैंने इसके बारे में बताया ही है, इसको फुल सनलाइट, देखिए हमने टेरेस पर इसको लगा रखा है, ये टेरेस है ये। और सुबह से इसको जो धूप मिलता है, सूरज डूबने तक इसको जब तक धूप आता है इसको मिलता है। तो वो धूप का जो होता है, धूप क्यों इम्पोर्टेंट है पौधा के लिए? क्योंकि धूप से ही फोटोसिंथेसिस होता है और ग्रो करता है। तो ये सब है। बडिंग स्टेज पर आने पर क्या करना है? बडिंग स्टेज पर आने के समय आपको मैं बता ही चुका हूँ। जब आने लगे तो बड के लिए बडिंग स्टेज में आपको पिंचिंग करना छोड़ देना है और बड का आने का इंतज़ार करना है। गोबर का खाद, बायोजाइम या सीवीड डालते रहना है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप इसको एक बार आजमा के देखें, 100% मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस पौधे पर जाड़े के मौसम में अभी भी मेरे पौधे पर बहुत सारे लगे थे, एफिड्स का अटैक होता है। जो काले रंग का जो कीट होता है उसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर हर एक 3 दिन 4 दिन पर मैं नीम ऑयल का स्प्रे करते रहता हूँ। नीम ऑयल जो होता है, आप उसको 3 ml 1 लीटर पानी में उसको डालकर स्प्रे करते रहें पत्ते पर। तो क्या होता है कि वो एफिड्स को लगने नहीं देता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो एफिड्स का प्रकोप जब आ जाता है पौधे पर, तब उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करना शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। तो मैं केमिकल का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ इसलिए नहीं करता हूँ कि उसको रखने में अनसेफ रहता है घर में, और उसको यूज़ करने में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे उसका जो स्प्रे करते हैं तो उसका स्प्रे का जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्किन में नहीं पड़ना चाहिए, आँख में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब बात नीम ऑयल में नहीं है। हाँ, केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इमीडिएट कंट्रोल करता है, इमीडिएट डाले और उसका इफेक्ट आपको दिखाई देने पड़ेगा। मगर नीम ऑयल क्या होता है, आप अगर एफिड्स का अटैक हुआ है, आप छिड़कते हैं तो आप फिर शाम में सुबह अगर छिड़काव करते हैं नीम ऑयल का, तो आप देखेंगे कि अभी भी वो एफिड्स लगा ही हुआ है। नीम ऑयल से तुरंत एफिड्स नहीं छुटकारा मिलता है। उसको एक बार किए, फिर दूसरा बार नेक्स्ट डे किए, फिर तीसरा बार इसके बाद किए, तो उससे कंट्रोल हो जाता है। इसमें फंगस भी नहीं लगने देता है। तो मैं
इस पर निरंतर नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, चाहे वो गुलदाउदी हो, चाहे ये मेरा गुलाब का पौधा हो, डहेलिया का पौधा हो। और ये देखिए, ये मैंने लगा रखा है अजेलिया का प्लांट। ये देखिए, ये अजेलिया है। ये देखिए दूसरा पौधा में ये अजेलिया है, और ये तीसरा पौधा है, ये अजेलिया। जब मैं ये लाया था तो ये एक तना सूख गया था, मगर फिर मैं इसको छत पर लाया हूँ। और इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। मैं अपने अनुभव से जो मैंने देखा है, जो मैंने प्रयोग किया है, उस बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो जब बडिंग स्टेज में आएगा तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, और बडिंग स्टेज का ये कंडीशन मैं दिखाऊंगा आपको। मेरा 25 साल का जो अनुभव है, उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, बहनों, आप मेरे वीडियो चैनल में आने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। इसको अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू। श्री सुपर गार्डन।